नमस्कार। एड्यूवेंचर के इस ह्यूमन फैक्टर इन इनोवेशन से संबंधित एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर अवधेश खरे है। इस एपिसोड में हम नवाचार में मानवीय कारकों के बारे में चर्चा करेंगे। व्यापार में सबसे विवादास्पद सवाल ये है कि क्या सफलता भाग्य से मिलती है या कौशल से आती है। स्टीव जॉब्स, जैक डोर्सी और एलन मस्क ने कई मल्टी बिलियन डॉलर्स की कंपनियां बनाई हैं। अगर सफलता ज़्यादातर भाग्य का मामला होती तो शायद इस तरह के उद्यमी महसूस नहीं होते। हम में से अधिकांश लोग शिकायत करते रहते हैं कि जब भी मुझे किसी इनोवेशन की चाबी मिल जाती है तो कोई ना कोई ताला बदल देता है। मैं अपने स्मार्ट श्रोताओं के लिए एक अभिनव पहेली प्रस्तुत करूंगा। मैं खुद इसे नहीं समझ पाया। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट गलत था और मुझे उत्तर देखना पड़ा। देखें कि क्या आप इसे समझ पाते हैं। नीचे 7 शब्द दिए गए हैं। बूझें कि इनमें क्या समानता है। पहला है बनाना, BANANA। दूसरा है ड्रेसर, DRESSER। तीसरा है ग्रामर, GRAMMAR। चौथा है पोटैटो, POTATO। पांचवा है रिवाइव, REVIVE। छठा है अनइवन, UNEVEN। सातवां है SSASSESS। आप क्या ताक झांक कर रहे हैं? ट्राई करें। प्रत्येक शब्द को ध्यान से देखें। एक बात बता दूं, ऐसा नहीं है कि इनमें हर एक शब्द में 2 डबल लेटर्स हैं। 2 लेटर्स 2 बार आए हैं। एक्चुअली उत्तर है लिस्टेड सभी 7 वर्ड्स में यदि आप पहला लेटर हटा करके इसे शब्द के अंत में रख देते हैं और फिर शब्द को उल्टा लिखते हैं तो आपको वही शब्द मिल जाता है। पहेली पसंद आई? अब हम ह्यूमन फैक्टर्स के बारे में शुरुआत करते हैं। कई उत्पाद केवल एवरेज पर्सन्स के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, जिनमें सामान्य से नीचे और सामान्य से ऊपर के व्यक्तियों के लिए कोई कंसीडरेशन नहीं किया जाता। डिज़ाइन में मार्जिनल एडजस्टमेंट से भी बहुत से लोगों को बड़ी खुशी मिल जाती है। कई बार एक एवरेज पर्सन भी कई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में कंफर्टेबल महसूस नहीं कर सका। उसे इस्तेमाल करने में तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। भारतीय महिलाओं के लिए सिंथेटिक साड़ियाँ और कई तरह की पोशाकें बहुत ज्वलनशील होती हैं। कई बार सीरियस और यहाँ तक कि फैटल बर्न्स का भी कारण बनती हैं। उन्हें फायर रेजिस्टेंट बनाने के लिए निश्चित रूप से डिज़ाइनर द्वारा बहुत कुछ किया जा सकता है। कई दुर्घटनाएं असुरक्षित इक्विपमेंट के कारण होती हैं। इक्विपमेंट सुरक्षित नहीं होता, सेफ नहीं होता, इसलिए होती हैं। रीढ़ की हड्डी को ठीक से सहारा देने के लिए कई बार ऑफिस की कुर्सी भी एर्गोनॉमिकली रूप से डिज़ाइन नहीं होती है। इससे लंबे समय तक कुर्सी पर बैठे रहने वाले व्यक्ति को इनकन्वीनियंस महसूस होती है। कंप्यूटर ऑपरेटर सबसे ज़्यादा इसमें अफेक्टेड होते हैं और उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर डिज़ाइनर डिज़ाइन के समय ही ऐसी समस्याओं की प्रॉपर केयर रख ले तो अनावश्यक फटीग और बैकबोन की समस्याओं को अवॉइड किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे डिस्प्ले और कंट्रोल की डिज़ाइंस के बारे में। बच्चे हमेशा खतरनाक तरीके से डिज़ाइन किए गए खिलौनों
और गेम से खुद को चोट पहुंचाते रहते हैं और डिज़ाइनर की गलती की सज़ा खुद भुगतते रहते हैं। वे डिज़ाइनर के हिसाब से नहीं खेलते, खिलौनों को कभी मुंह में डाल लेते हैं, कभी कुछ और करते हैं। खिलौनों से खेलते के समय वो गिर जाते हैं या ठोकर खा जाते हैं। कठोर प्लास्टिक के खिलौनों में भी नुकीले कोने या किनारे होने के कारण कई दुर्घटनाएं होती हैं, जिससे बच्चे घायल होते रहते हैं। कुछ दशक पहले घातक हवाई दुर्घटनाएं अल्टीमीटर जैसे उपकरणों को पढ़ने में ह्यूमन एरर, पायलट एरर के कारण हुई थी, जिसमें डायल फेस के फॉल्टी डिज़ाइन जिम्मेदार थे। संभवतः डायल फेस पढ़ने के लिए अधिक ध्यान देने की आवश्यकता थी, ऐसा डिज़ाइनर का सोचना था। शायद पायलट लैंडिंग के समय आवश्यक ध्यान नहीं दे पाया, क्योंकि उसे लैंडिंग स्ट्रिप के अलावा भी कई डायलों पर नज़र रखनी पड़ती है। डिज़ाइनर को ये याद रखना चाहिए कि प्रोडक्ट का उपयोग मनुष्य द्वारा किया जाएगा और कभी कभी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी किया जाएगा। उत्पाद का उपयोग लोगों द्वारा कंफर्ट से, सेफ्टी से, बिना किसी फटीग के किया जाना चाहिए। याद रखें कि ये प्रोडक्ट या डिवाइस है, इसका उपयोग करने वाले व्यक्ति की सुविधा के अनुसार इसे डिज़ाइन किया जाना चाहिए। चाहे प्रोडक्ट का साइज़ और यूसेज कुछ भी हो, सभी उत्पादों को कभी न कभी मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। अतीत में हमारे स्कूटरों के स्पार्क प्लग में कार्बन जमा होने से शॉर्ट सर्किट हो जाता था। उसे साफ करने की आवश्यकता होती थी, अन्यथा स्कूटर स्टार्ट होने से मना कर देता था। प्लग को खोलने, उसे साफ करने, उसे बदलने की प्रक्रिया में अक्सर यूज़र परेशान हो जाता था, क्योंकि समस्या ऑड टाइम्स और इनकन्वीनियंट लोकेशंस पर होती थी। ये अवॉइडेबल मेंटेनेंस का एक खास उदाहरण है। सामान्य तौर पर मेंटेनेंस दो प्रकार की होती है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और करेक्टिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आमतौर पर एक्सपर्ट टेक्नीशियन द्वारा एक टाइम शेड्यूल पर की जाती है, परंतु जब कोई खराबी हो जाती है और सिस्टम अचानक बंद हो जाता है, तो ये करेक्टिव मेंटेनेंस होता है। डिज़ाइनर की रणनीति करेक्टिव मेंटेनेंस की आवश्यकता से बचने और अनशेड्यूल्ड स्टॉपेज को टालना होता है। मशीनरी में बड़ी पूंजी का निवेश किया जाता है, और यदि मशीनें लंबे समय तक आइडल और इनऑपरेटिव रहती हैं, तो मशीन के निष्क्रिय व्यय को मेंटेनेंस कॉस्ट में जोड़ना पड़ेगा। ईज ऑफ मेंटेनेंस कई घरेलू उपकरणों और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स का बहुत महत्वपूर्ण सेल पॉइंट होता है। खासकर बच्चों के लिए सुरक्षा पर ध्यान देने के साथ साथ आजकल डिस्प्ले और कंट्रोल जैसे डिज़ाइन इवॉल्वमेंट हो रहे हैं। ये देखकर बहुत खुशी होती है। आइए हम दो उदाहरणों पर नज़र डालें। पहला है टच स्क्रीन एडवांसमेंट। मल्टी टच स्क्रीन इंट्यूटिव इंटरेक्शन की अनुमति देता है, जिससे डिवाइस यूज़र फ्रेंडली बन जाते हैं। दूसरा है वॉइस कंट्रोल। वॉइस कंट्रोल हैंड फ्री ऑपरेशन को इनेबल करते हैं, जिसमें जब यूज़र ऑक्युपाइड होते हैं या उनकी मोबिलिटी सीमित होती है, तब उस वक्त उन स्थितियों में ये बहुत फ़ायदेमंद होता है।
ये फिज़िकल कांटेक्ट को कम करने में मदद करता है। अब हम टीम वर्क का सबक सीखने के लिए हंसों की एक कहानी पर प्रकाश डालेंगे। जब आप हंसों को आसमान में वी आकार में उड़ते हुए देखते हैं तो आप आश्चर्य करते हैं कि वे इस तरह क्यों उड़ते हैं। जब प्रत्येक पक्षी अपने पंख फड़फड़ाता है तो ये तुरंत पीछे आने वाले पक्षी के लिए एक वर्टिकल लिफ्ट फोर्स जनरेट करता है। वी आकार में उड़ने से पूरा का पूरा झुंड समान मात्रा में ऊर्जा उपयोग करके केवल एक पक्षी की तुलना में कम से कम 71% अधिक दूरी तय करता है। इस प्रकार से सामुदायिक उड़ान बहुत आसान हो जाती है। जो पक्षी को एक कॉमन डायरेक्शन और कम्युनिटी फीलिंग साझा करते हैं, वे जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ अधिक तेज़ी से और आसानी से पहुँच जाते हैं, क्योंकि वे एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं। जब कोई हंस वी फॉर्मेशन से बाहर हो जाता है तो उसे अचानक अकेले जाने की कोशिश में अधिक ड्रैग और रेजिस्टेंस महसूस होता है और वह आगे की पक्षी की वर्टिकल लिफ्ट की शक्ति का लाभ नहीं उठा पाता और इसलिए जल्दी से फॉर्मेशन में वापस आ जाता है। अगर हमारे पास हंसों जितनी समझ है तो हम उन लोगों के साथ फॉर्मेशन में बने रहेंगे जो हमारी ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब हंसों का लीडर थक जाता है तो वो झुंड में पीछे की ओर चला जाता है और दूसरा हंस उड़कर उसकी जगह ले लेता है। टीम के साथ हंसों की तरह बारी बारी से कठिन काम करने को रोटेशनल लीडरशिप के एक उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। हंस पीछे से हॉन्क करते रहते हैं ताकि आगे आने वाले हंसों को अपनी गति बनाए रखने के लिए एनकरेज किया जा सके। जब कोई हंस बीमार हो जाता है या गोली लगने से घायल हो जाता है और वी फॉर्मेशन से बाहर आ जाता है तो दो अन्य हंस उस बीमार हंस के अगल बगल वी फॉर्मेशन करते हैं और उसे हेल्प और सिक्योरिटी देने में सहायता करते हैं और साथ साथ फ्लाई करते हैं। वी बीमार हंस के साथ तब तक उड़ते रहते हैं जब तक वो स्वयं उड़ने में सक्षम नहीं हो जाता या जब तक वो मर नहीं जाता। उसके बाद ही वे अपने समूह के साथ ज्वाइन करते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको ये नेचुरल इनोवेटिव आइडिया अच्छा लगा होगा। अब हम एक और कहानी के ऊपर दृष्टि डालेंगे। इसका टाइटल है भारतीय सेना द्वारा इनोवेटिव प्रयास। बाहरी आक्रमणकारियों से देश की रक्षा करने में हमारी सेना द्वारा किए गए इनोवेटिव एफर्ट्स के परिणाम स्वरूप कई सच्ची कहानियां सामने आती हैं जिन्हें दिल से सुनना चाहिए और सराहना करनी चाहिए। ऐसी ही एक कहानी दिगेंद्र कुमार की है। कहानी अद्वितीय वीरता की गाथा है। केवल भारतीय सेना ही ऐसे वास्तविक जीवन के नायकों को जन्म देती है। कारगिल युद्ध के दौरान 2 जून 1999 को तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल वीपी मलिक 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित टोलोलिंग हिल पर फिर से कब्जा करने के 3 असफल प्रयासों के बाद द्रास सेक्टर के गुमरी में सैनिक दरबार लगा रहे थे। विभिन्न रेजिमेंटों के 59 भारतीय सैनिक पहले ही शहीद हो चुके थे, जिसके बाद जनरल मलिक ने 2 राजपूताना राइफल्स के कमांडरों को अपनी योजनाएं प्रस्तुत करने के लिए बुलाया था। सेना प्रमुख उनकी योजनाओं से सहमत नहीं थे।
तब आखिरी पंक्ति से एक 30 वर्षीय कमांडो खड़ा हुआ। उसने सेना नायक के रूप में जनरल से बात करने के लिए आवश्यक साहस जुटाया और बोला, मैं नायक दिगेंद्र कुमार हूँ, जिसे कोबरा के नाम से भी जाना जाता है। मैं भारतीय सेना का सबसे अच्छा कमांडो हूँ। सर, मेरे पास एक योजना है जो हमें अपनी जीत की गारंटी देती है। जनरल ने कहा, समझाइए। सर, पहाड़ी सीधी खड़ी है। दिगेंद्र बोला, हम सीधी पहाड़ी के रास्ते ही से ही जाएंगे। जनरल मलिक हैरान थे। वो बोले कि इस रास्ते पर तो मौत निश्चित है। दिगेंद्र पीछे नहीं हटे, बोले, अन्यथा भी तो मौत अनअवॉइडेबल है। इसे मेरे ऊपर छोड़ दें, मुझे उपकरण दें, सामग्री दें और मैं युद्ध जीतकर आपको दिखाऊंगा। उन्हें वो मिला जो वो चाहते थे। 100 मीटर लंबा रूसी रस्सा जो 10 टन तक का वजन उठा सकता था, रूसी कीलें जो चट्टानों में आसानी से डाली जा सकती हैं, और थकान दूर करने के लिए उच्च शक्ति वाले इंजेक्शन। दिगेंद्र की कहानी परम साहसी की कहानी है। इन्हें बाद में हवलदार के पद पर प्रोन्नत किया गया और उनकी वीरता के लिए उन्हें महावीर चक्र भी प्रदान किया गया। 8 जून से शुरू होने वाले 2 दिनों के लिए दिगेंद्र और उनके सहयोगियों ने रस्सी लगाने से पहले क्षेत्र की रेकी की और 14 घंटे इसमें लगे इस काम में। 12 जून को दिगेंद्र और उनके 9 साथी कमांडो टोलो लिंग को मुक्त कराने के लिए उन्होंने मिशन की शुरुआत की। उनके पास 360 गोलियों वाली एक AK-47 राइफल, 18 हैंड ग्रेनेड, 1 पिस्तौल और साइनाइड में डूबा हुआ कमांडो खंजर था। उनमें से प्रत्येक को पाकिस्तानी सेना द्वारा बनाए गए 11 बंकरों में से एक बंकर को विस्फोट करने का काम सौंपा गया था। दिगेंद्र कहते हैं कि मैंने खुद को पहला और आखिरी बंकर सौंपा था। समूह ने आखिरी आधी रात को पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया। दिगेंद्र याद करते हैं कि घना अंधेरा था। एक समय तो मुझे लगा कि मैंने कोई पत्थर छू लिया है, पर ऐसा नहीं था। ये दुश्मन की मशीन गन की बैरल थी। मैंने उसे खींचा और बंकर में ग्रेनेड फेंक दिया। उसमें आग लग गई। हमें पता था कि पाकिस्तानी जवाबी कार्रवाई करेंगे और उन्होंने ऐसा किया। करीब 250 सैनिकों और तोपखानों ने हम पर गोलाबारी शुरू कर दी। भीषण गोलाबारी के कारण दिगेंद्र और उनकी टीम आगे नहीं बढ़ पा रही थी। धीरे धीरे जैसे ही वे आगे बढ़ रहे थे, दिगेंद्र के सीने में 3 गोलियां लगीं, एक बाएं अंगूठे में और 2 कमर के नीचे। उनके 4 साथी मारे गए। जल्द ही पाकिस्तानियों ने दिगेंद्र की टीम पर भारी संख्या में हमला किया और सभी 9 साथी मारे गए। मरने के पहले सभी साथियों ने अपनी बंदूकें और ग्रेनेड दिगेंद्र को सौंप दिए। दिगेंद्र जल्दी ही पहाड़ी चढ़ने और शिखर पर भारतीय ध्वज फहराने में सक्षम हुए। कारगिल युद्ध में महावीर चक्र प्राप्त करने वाले शायद एक। और हाँ, मैं आपको याद दिला दूं कि एडियो वेंचर का एक एपिसोड हर मंगलवार को प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए अगला एपिसोड भी अगले मंगल को आएगा। धन्यवाद।